तो मैं स्कूल में जब पढ़ता था तो स्कूल में ऐसा स्कूल था जिसमें अगर हिंदी बोलते तो 5 रुपए का पनिशमेंट था। अच्छा, हिंदी बोलने और एक दोस्त ने मुझे कहीं गलती से मैंने एक दिन हिंदी में बात कर ली थी, तो स्कूल में घुस रहे थे, उसने करीब 6 महीने ब्लैकमेल किया कि मैं टीचर को शिकायत कर दूंगा। अच्छा अच्छा। क्योंकि मैं क्लास का मॉनिटर था, वो अगर बातें करता उसको टोकते तो बोलता मैं शिकायत कर दूंगा। तो फिर मैंने देखा क्या हो रहा है, फिर मैंने टीचर को जाकर मैंने खुद कह दिया कि सर मुझसे एक दिन गलती हुई थी, मैंने कुछ हिंदी में बोल दिया था, दिस पर्सन इज ब्लैकमेलिंग मी। अच्छा अच्छा। बच्चों को लगता है कि पापा इतने खूंखार पुलिस वाले हैं, भाग जाते हैं ना, ये में रह चुके हैं, या फिर पापा की तरह ही समझते हैं, पापा सुनो कैंडी ले आना। ना, बच्चे भी धीरे धीरे रीड करते हैं ना पापा कब परेशान है, बिल्कुल, तो उस समय वो भी थोड़ा सावधानी से आते हैं। बाकी टाइम जैसा जिससे बच्चे होते हैं उससे ज्यादा बच्चे हम बन जाते हैं। बच्चे बनते हैं आप? तो बच्चों के साथ तो बचपन की तरह ही बात करेंगे ना। जैसे कुछ मैंने इंस्टाग्राम पे भी कुछ वीडियोस डाली थी बेटे से बात करते हुए। अब तक का सबसे हार्ड केस कौन सा रहा, या फिर सीखने वाला कह लीजिए? केसेस उस तरह से आप सोचते हैं, मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी रोहतास की पहाड़ियों पर चुनाव कराना। जो एक पुलिस ऑफिसर के रूप में मैं देखता हूँ, उस समय जो परिस्थिति थी और उस समय जब हम लोगों ने पहली बार प्रयास किया तो बीएसएफ की कंपनी तक पर अटैक हो गया था। बीएसएफ की कंपनी पर कभी अटैक उससे पहले भारत के इतिहास में नहीं हुआ था, परंतु उग्रवादी क्षेत्र में कंपनी के ऊपर अटैक होना अपने आप एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और उसके बाद हम लोगों ने पूरी योजना के साथ उन्हीं 6 बूथों पर 3 भवनों में चुनाव कराए, और 3 भवनों में चुनाव कराने के लिए लगभग 16 कंपनी फोर्स लगी। जैसे कभी कभी होता है ना, आप कुछ भावना बोलना चाहते हो तो बहुत लोग क्या करते हैं पुलिस में, वो मीडिया मैनेज कर लेते हैं। मीडिया वालों से अच्छे संबंध बनाओ, आप कहो कि भैया चला दो। मैंने देखा ये काम तो अपने से होगा नहीं, क्या किया जाए। तो 2016 में एआईजी ट्रेनिंग था उस समय, फिर बैठे बैठे लगा यार चलो बातें तो है, किसी और को मैं कहूँ कि भाई तुम मेरे बारे में न्यूज़ चलाओ, उससे चाहे खुद ही ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर देते हैं। मेरी दिली इच्छा थी कि मैं भी कभी आईएएस की तैयारी करूं, जिसे आप आसान भाषा में यूपीएससी कहते हैं। हम ऐसा नहीं कर पाए, लेकिन आज जब किसी के दफ्तर में खड़े हैं जहां लिखा हुआ है विकास वैभव आईपीएस, तो मन में एक बात कौंध रहा है कि ये आईपीएस लोग कैसे होते हैं। अब दूसरी भूमिका, मेरी दिली ख्वाहिश पत्रकार बनने के बाद ये रही कि किसी आईपीएस अफसर के, किसी बहुत सख्त आईपीएस अफसर के बगल में बैठकर उनसे पूछूं कि आप जब घर जाते हैं तो कैसा फील करते हैं। उनसे पूछूं कि जब आपकी बेटी आपके पास आकर कहती है पापा, तो आप कैसे कहते हैं हैंड्स अप, आप ये कह पाते हैं कि नहीं। और तब ख्याल आया कि एक ऐसा शो बनाया जाए, और हमारे तमाम टीम मेंबर्स के सहयोग से हमने एक शो बनाया जिसका नाम हमने रखा अनकही बतकही। और आज इसका पहला एपिसोड हम शूट कर रहे हैं, और वहां परिचय दिखा दीजिए, स्पेशल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट और वैभव विकास जी के हम ऑफिस में आए हैं, और आज इनसे वो बात करेंगे जो आपने आज तक मीडिया में नहीं देखा होगा। हमने साहब को बिठा दिया है और पहले ही आगाह कर दिया है कि आज आपको वो जवाब देना पड़ेगा जो रोहतास से, भागलपुर से और आपके तमाम कारनामों से थोड़ा सा अलग होगा। चलते हैं वैभव विकास जी के पास, बात करेंगे, जानेंगे कि उनका आज तक का सफर कैसा रहा, पूछेंगे वो सवाल जो गंभीरता से शायद वो जवाब देना तो चाहे, लेकिन हम भरसक कोशिश करेंगे कि वो गंभीरता आज तो हम कम से कम हटा ही दें। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप हमको आने दिए। आमतौर पर मतलब इनफॉर्मल बात में लोग मानते नहीं हैं। पहला सवाल ये रहेगा सर, पिछले 2 दिन से 48 घंटा से हम आप पर रिसर्च कर रहे हैं सर, कुछ नहीं किए हैं। अब वैभव विकास मेरे दिमाग में बैठा हुआ है, मतलब 50 से 60 इंटरव्यू पूरा 50 मिनट का, 24 मिनट का, 30 मिनट का देख गए सर, कहीं भी आपका 2 दांत से ज्यादा नहीं दिखा हमको। क्यों नहीं हंसते हैं आप? नहीं हंसते, मतलब आदत वैसी है, वैसा बहुत तो बचपन से ऐसा ही है। बचपन से शायद ऐसा ही कहा, मतलब जैसे थे ना, मैं वहाँ पुलिस एकेडमी में था तो चलने का स्टाइल भी थोड़ा अजीब सा है। अच्छा। गंभीरता वैसी ही है। तो मेरा नाम लोगों ने रख दिया था रोबोकॉप। अच्छा अच्छा, रोबोकॉप, रोबोट की तरह गंभीर, धीर। और हर इंटरव्यू में आप ऐसे ही बैठते हैं, आपने गौर किया है बात? अच्छा, ये हो सकता है। अच्छा, अब इसी आपके पुलिस एकेडमी से एक बात याद आ गया, आपने कहा था कि इंटरव्यू में कि जब आप गए थे तो आपका फिजिकल उतना मजेदार नहीं था, तो आपने इसको मजेदार किया, तो अब ठीक है, फिट फील करते हैं? बिल्कुल, पुलिस की ट्रेनिंग से एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। उससे पहले तक मुझे पता नहीं था कि मैं अच्छा धावक हूँ। अच्छा अच्छा। उसके बाद रनिंग हैज बिकम अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो अब अभी भी आप डेली दौड़ते हैं? अभी भी दौड़ता हूँ। गेम्स खेलते हैं? डेली नहीं, लेकिन लगभग एक रूटीन है जिसको फॉलो करता हूँ। अच्छा, अब उठाइए, ये दिखाइए, ये ग्रीन टी रखा हुआ है, और हमको ये कहा गया कि आपके पास जो भी आता है आप जबरदस्ती सर उसको पिलाते हैं। नहीं, जबरदस्ती क्यों पिलाऊंगा, ऑप्शंस हैं, मुझे पसंद है। ऑप्शन है, ऑप्शन आप चाहें तो भी कॉफी भी है। अच्छा अच्छा, दूध वाली चाय भी है। क्या फायदा है इसका सर?
अच्छा लगता है। मतलब एक फ्लेवर, जो टी का फ्लेवर है वो एक्चुअली मुझे लगता है दूध के साथ खत्म हो जाता है। और ग्रीन टी जो चाय पी जाती है ऐसी ही पी जाती है। तो मतलब इस उम्र में भी इतना फिट, लंबे चौड़े कद के, लेकिन फिर भी अपना फिटनेस मेंटेन रखने का क्या राज इसको कहा जा नहीं, सकता है? टी ऐसा नहीं है, बट टी अगर आप दिन भर वो दूध वाली चाय पीते रहेंगे तो उसकी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। ग्रीन टी अगर 2-4 पी भी गए तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता नहीं। और बहुत लोग मिलने आते हैं दिन में, तो कई बार चाय मंगानी पड़ती है। अच्छा अच्छा। तो ग्रीन टी मैंने देखा कि बॉडी में अच्छे से सूट कर जा रहा है। हिंदी से विशेष लगाव है आपको? हिंदी से विशेष लगाव निश्चित है। आपको भी और आपको एक कार्यक्रम में बुलाया गया था, बड़ा लंबा चौड़ा आपने लिखा है, बहुत अच्छा लगा मुझे पढ़ के। आपने ये भी लिखा कि मैं इंजीनियर था, मुझे यहाँ क्यों बुलाया जा रहा है, फिर आपने खुद ही उसको परिभाषित भी किया। तो मतलब इसका क्या? मैं हिंदी से लगाव, देखिए जैसे मैंने दीजिए अपना फोन दीजिए। कल भी बता रहा था, मैं स्कूल में जब पढ़ता था तो स्कूल में ऐसा स्कूल था जिसमें अगर हिंदी बोलते तो 5 रुपए का पनिशमेंट था। अच्छा, हिंदी बोलने और एक दोस्त ने मुझे, कहीं गलती से मैंने एक दिन हिंदी में बात कर ली थी, जब स्कूल में घुस रहे थे, उसने करीब 6 महीने ब्लैकमेल किया कि मैं टीचर को शिकायत कर दूंगा। अच्छा अच्छा। क्योंकि मैं क्लास का मॉनिटर था। वो अगर बातें करता, उसको टोकते तो बोलता मैं शिकायत कर दूंगा। तो फिर मैंने देखा ये क्या हो रहा है। फिर मैंने टीचर को जाकर मैंने खुद कह दिया कि सर मुझसे एक दिन गलती हुई थी, मैंने कुछ हिंदी में बोल दिया था, दिस पर्सन इज ब्लैकमेलिंग मी। अच्छा अच्छा। तो इस प्रकार का माहौल था कि हमेशा अंग्रेजी को प्रमोट किया जाता था। उसके बाद बाकी भी जहाँ गए मीडियम इंग्लिश ही रहा। लेकिन मुझे लगता है पहली बार जब IIT कानपुर में थे तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने का एक भूत सवार हुआ कि भाई हॉस्टल के लिए कुछ करना चाहिए। तब मैंने देखा कि अगर मैं जैसा हूँ उसी तरह से कम्युनिकेट करूंगा, लोगों से बातचीत करूंगा, इंग्लिश ज़्यादा बोलूंगा तो वोट नहीं मिलेंगे। अच्छा अच्छा। तो घर पहुंचे तो मुझे याद है कि लोगों से कैसे बात करनी चाहिए, हिंदी में कैसे करनी चाहिए, इसकी मैंने प्रैक्टिस की थी। अच्छा अच्छा। करीब 15 दिन प्रैक्टिस की, जो मैंने किसी को बताया नहीं। मिरर के सामने खड़े होके हिंदी बोल के, और उसके बाद चीज़ें बदलती गई। और उसमें फिर उसके बाद वही समय था लगभग 99 में, फिर मैंने उस समय उपनिषद पढ़े, ऋग्वेद पढ़ा, तो जो वोकेबुलरी थी हिंदी की बढ़ती गई। बाद में पुलिस में आए तो पुलिस में आने के बाद भी महाभारत पूरा मैंने 2016 में पढ़ा। अच्छा, पूरा पढ़ गए? पूरा पढ़ गया। उसमें 1 साल लगा, लेकिन लगभग पूरी महाभारत सारा एक एक स्टोरी, एक एक श्लोक मैंने पढ़ा है। और उससे नतीजा ये हुआ कि जो भाषा के प्रति जो प्रेम होता है, एक लगाव होता है संस्कृत के प्रति या हिंदी के प्रति, तो बढ़ती चली गई। और फिर इच्छा होती थी कि जैसे ही भाषा का प्रयोग पहले किया जाता था तो कुछ वैसा ही मिलता जुलता प्रयोग आज भी हम करने का प्रयास करें। और जब मैंने ये सोशल मीडिया पर करना शुरू किया तो मैंने देखा कि कुछ लोग तो पहले बोलते थे कि भाई आप क्या लिखते हैं, उसको 3 बार पढ़ते हैं तब थोड़ा समझ में आता है। बट धीरे धीरे लोगों ने अप्रिशिएट भी करना शुरू किया और उससे बहुत लोग जुड़े। अच्छा लगता है। गुवाहाटी, भोपाल, बरौनी, दिल्ली, ये सब का मिक्सचर वैभव विकास कैसे देखते हैं, अगर अभी उनको जज करने कहा जाए तो? नहीं, हर स्थान से अपनी एक अलग अटैचमेंट है। बचपन ब्रह्मपुत्र के किनारे बीता, बहुत छोटा था उस समय, लेकिन ब्रह्मपुत्र के किनारे छठ पूजा होते मैंने देखा था। अच्छा अच्छा। है ना। उसके बाद बिहार आए, बिहार में रहे। भोपाल गए तो पहली बार बिहारी कहे गए। दैट वाज द शॉक ऑफ माय लाइफ। इनिशियली समझ में आया नहीं, उससे पहले तो बहुत छोटा था तो नहीं जानता था। उसके बाद बिहार में ही रहा। 9th में जब गया तो भोपाल पहुंचा तो एक नया नाम मिल गया, बिहारी। लेकिन कारण कुछ और था, कारण तो ये था नहीं, लेकिन मैंने तब सिद्ध किया कि जिसको तुम बिहारी कहते हो कितना मेहनती है, कितना परिश्रमी है, और इंटेलेक्चुअली ही इज मोर सुपीरियर। इस बात का अंदर से गुमान होता है कि हाँ हम है बिहारी? बिल्कुल बिल्कुल होता है। और मैंने इनफैक्ट एक कैंपेन में भी पार्टिसिपेट किया था, आई एम ब्रांड बिहार। जैसे बहुत लोग फील करते हैं ना कि बिहारी हैं तो ऐसे हैं वैसे हैं। अरे भाई, जिसके पूर्वज इतने यशस्वी थे उसके पास आत्मविश्वास में कमी होने का तो कोई कारण ही नहीं है। Exactly. यदि कुछ कमी है तो उस पर चिंतन कीजिए, क्यों है। यदि किसी को लगता है कि आपकी छवि में कोई कमी है तो छवि बदलने में देर कहाँ लगती है। बिल्कुल। परिश्रम कीजिए, प्रेरणा लीजिए। और जिन्होंने उस समय जब तकनीक नहीं थे, प्रौद्योगिकी नहीं थी, संचार के माध्यम नहीं थे, इतने बड़े अखंड भारत का साम्राज्य को संचालित किया, इसी पाटलिपुत्र से तो किया था। बिल्कुल। क्या नहीं हुआ। ज्ञान की भूमि थी, वेदांत लिखे गए, विश्वविद्यालय स्थापित हुए, अनेक दर्शनों को हमने जन्म लेते देखा। ऐसी तो भूमि रही हमारी। शौर्य की बात कीजिए तो मगध साम्राज्य कौन नहीं जानता, परंतु उससे पूर्व भी जरासंघ की कहानी भी हम जानते हैं। किस प्रकार जरासंघ के भय के कारण स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में कहा कि उनको अपनी राजधानी परिवर्तित करनी पड़ी और द्वारका जाना पड़ा। तो ऐसा प्रभाव था उस समय जब इतिहास भी ठीक से लिखा नहीं गया। उद्यमिता की बात कीजिए, नगर हैं, शहर हैं और देश तक हैं जो बिहार के नगरों पर दक्षिण पूर्वी एशिया में आज भी जाने जाते हैं। मतलब हम जो सोच के आप हमको नहीं करने देंगे सर। तो जो चीजें हैं प्रेरित करती हैं, इस बात को अगर आप मन में रखते हुए आगे बढ़ेंगे फिर कहाँ कमी। फेसबुक पे जो लिखते हैं खुद ही लिखते हैं?
मुझे खुद ही पूरा लिखता हूँ और कैसे अधिकांशतः समय मिल जाता है? अधिकांशतः उस समय लिखता हूँ जब कहीं यात्रा कर रहा होता हूँ, जैसे गाड़ी से अच्छा कहीं अच्छा, जा कहीं रहा ट्रैवल हूँ। कर रहे हैं तो लिख लिए। जैसे कल भी मैंने जो लिखा है, रात में किसी ने जन्मदिन पे बुलाया था, रास्ते में कहीं जाम में अटक गए थे बाईपास पे। तो टाइप करते हैं या वॉइस रिकॉर्डिंग वाला? मैं टाइप करता हूँ, पूरा टाइप करते हैं लंबा जी, लंबा? और आदत हो गई है, फोन में ही बिल्कुल। कौन सा फोन चलाते हैं ये वैभव विकास जी, जरा लोग जानना सैमसंग चाहेंगे। गैलेक्सी फोन है, इसमें नोट शीट है, सैमसंग गैलेक्सी जान लीजिए भाई साहब आप लोग। ये सारे नोट्स लिखे हुए जितने अच्छा, भी है नोट्स ना, में सब सारे टाइप किए अलग हुए अलग हैं। कविता भी लिखी है तो इसी में सारी लिखी हुई है। आप बिल्कुल जो सही कोई बोल भी रहे हैं आप। खोलेंगे तो वो सारी चीज आपको बिल्कुल मिल जाएगी, वो वैसे ही गाड़ी में बैठ के लिखा हुआ है। तो मैं पढ़ के सुना दूं। साहब लिखते हैं कि दाम्पत्य सूत्र में बंधन के 16 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर निरंतर प्राप्त हो रही आपकी हार्दिक शुभकामनाओं से अत्यंत अभिभूत हूं। इस अवसर पर सर्वशक्तिमान से प्रार्थना कर रहा हूं कि जीवन रूपी यात्रा में ये सार्थक प्रवाह रूपी जुड़ाव सदैव स्थापित रहे तथा नित्य सामाजिक योगदान हेतु प्रेरित करता रहे। इस अविरल स्नेह हेतु सभी मित्रों एवं शुभचिंतकों के प्रति हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं। क्या सर, कैसे समझ में आएगा आजकल के लड़कों को? नहीं तो आदत सी बन गई है, और ये ऐसा ही मतलब बिल्कुल इट कम्स वेरी नेचुरली। अलंकार हम बोल अनुप्रास अलंकार पढ़ रहे हैं। तो आदत बन गई, जो भाव निकलते हैं ना ऐसे ही अब इसी भाषा में निकलने लगे। पत्नी खुश रहती है सिर्फ पत्नी इस तो दाम्पत्य जीवन पे नहीं, लिखने पत्नी पे? नहीं पढ़ती है, वो बोलती है क्या क्या है? वो भी यही बोलती है क्या लिखते हो। आप ही जानते हैं। तो मतलब मुझे भी समझने में काफी समय लगता है। जब निवेदन करता हूँ कि भाई अच्छा लिखा है, इसको पढ़ लो, तो वो बिल्कुल वैसे पढ़ती है जैसे कि होता है ना, कि ऐसा नहीं लगे कि किसी का मन बढ़ जाए कि भाई आपने बहुत अच्छा लिखा है। कभी कभी बोल देती है कि हाँ अच्छा लिखा है। अच्छा, डरते हैं पत्नी से? अब ये तो बहुत बड़ा बड़ा कठिन सवाल है। प्रश्न है भाई, कौन व्यक्ति ऐसा होगा, है ना। कहा गया ना ये आप कहीं नहीं बोले इंटरव्यू में, ये मेरा हासिल है। नहीं कहा तो गया ही है ना भाई। और उसमें इनफैक्ट ऐसा भी कहा गया था कि भाई महादेव की बात भी उनकी पत्नी कहाँ सुनी। किसी ने कहा था ना, सती भी सबको पूरे विश्व को समझा सकते थे, पत्नी के सामने तो विवश थे। और पुलिस में तो एक कहावत है कि जो आपकी रैंक होती है तो अभी पत्नी उससे एक रैंक ऊपर होती है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो कहीं तनाव नहीं होगा। तो बहुत सारी चीजों को सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है, लेकिन अल्टीमेटली दाम्पत्य जीवन जो है उस रथ की तरह जिसके दो चक्र के रूप में आप हैं, और दोनों चक्र में जहां इम्बैलेंस होगा तो रथ डगमगाएगा। तो ऐसा नहीं हो, उसमें जहां किसको कब कितना सम्मान देना है, कितना प्रेम देना है, इसी का बैलेंस तो जीवन है। अब इसका एक भावनात्मक पार्ट भी है। मतलब हम लोग होली में घर जाते हैं, दिवाली में जाते हैं, लेकिन कोई ट्रैफिक पे खड़ा होता है। और देखिए, ट्रैफिक से एक बात याद आया मुझे। कहीं अनीसाबाद की तरफ आप जा रहे थे और कोई हवलदार बारिश हो रही थी और वो वहाँ ड्यूटी कर रहा था। आपने शायद उन्हें कुछ पैसे दिए थे और प्रशस्ति पत्र भी दिया था। थोड़ा कहानी बताइए ना, क्या हुआ था? नहीं, जनरली लंच में जाता हूँ घर वापस। अच्छा। डेली जाता हूँ। कहाँ उसी रहते हैं समय वही अनीसाबाद पुलिस कॉलोनी है, अच्छा, उसी में हाँ। रहता हूँ। और उसमें तो एकाएक बारिश हो रही थी और एक सिपाही को मैंने बहुत ड्यूटी के साथ, डेडिकेशन के साथ काम करते देखा। ट्रैफिक हवलदार, ट्रैफिक में सिपाही थे, तो बड़ा अच्छा लगा कि भाई इस समय भी, जब जनरली आप देखो तो पुलिस के बारे में लोग शिकायत ही करते हैं और लोग भी ऐसे दिखते हैं जिसमें वो डेडिकेशन नहीं है। लेकिन इस ज़ील के साथ अगर कोई खड़ा है कि भाई ट्रैफिक जाम नहीं हो, तो बारिश में सामान्यतः जाम लग जाता है, तो अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि इसको प्रोत्साहित करने से, जिस ऊर्जा के साथ, जिस स्पिरिट के साथ ये कर रहा है, निश्चित ही जीवन में आगे भी करता रहेगा और बाकी लोगों के लिए भी प्रेरणा का केंद्र बनेगा कि ऐसा करेंगे तो कोई ना कोई है जो देख रहा है, किसी की नज़र पड़ती है, और जो पड़ती है तो अप्रिशिएट करता है। तो हम भावनात्मक पार्ट पे थे, तो ऐसे कई लोग खड़े रह जाते हैं और हम लोग होली में घर घूम के आ जाते हैं, दिवाली में आ जाते हैं। तो पत्नी को बच्चों को मैनेज कर पाना, अब ठीक है आपका रैंक बड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी मतलब हम पूछे आपके गार्ड साहब से, बोले कि समय मिलता ही नहीं है। तो वो आते हैं, हड़बड़ी में रहते हैं हमेशा, ये काम वो काम। तो कैसे, मतलब उनका मन नहीं करता होगा कि हम जाके कहीं लंच कर लें, हम जाकर कहीं घूम लें, कभी हॉलीडे मिल जाए? देखिए, अब ईमानदारी से बात करें तो बड़ा समय वास्तव में बड़ा कम मिलता है, लेकिन जो भी मिलता है उसको प्रयास तो करता हूँ कि घर में ही हो। जैसे कहीं लंच बाहर करने की परंपरा पटना में तो नहीं है, बहुत कम ही गए होंगे, क्योंकि पटना में दिक्कत ये भी है कि बहुत लोग पहचान भी जाते हैं, तो इसीलिए कहीं जाने में वो जो प्राइवेसी होनी चाहिए वो मिलती नहीं है, तो वो समस्या थोड़ी सी है। लेकिन कहीं छुट्टी पर जब जाते हैं तो छुट्टी पर पूरा समय लेके जाते हैं। तो साल में वर्ष में 2 बार मैं प्रयास करता हूँ कि छुट्टी लूँ, और अवकाश पर जब रहता हूँ तो परिवार के साथ पूरा समय देने का, उस समय पूरा प्रयास करता हूँ, जहाँ खाने की इच्छा हो, जाने की इच्छा हो, शॉपिंग करने की इच्छा हो, तो साथ में रहता हूँ। बच्चों को लगता है कि पापा इतने खूंखार पुलिस वाले हैं, भाग जाते हैं ना, ये में रह चुके हैं, या फिर पापा की तरह ही समझते हैं, पापा सुनो कैंडी ले आना? बच्चे भी धीरे धीरे रीड करते हैं ना, पापा कब परेशान है, बिल्कुल, तो उस समय वो भी थोड़ा सावधानी से आते हैं। बाकी टाइम जैसा
जिससे बच्चे होते हैं उससे ज़्यादा बच्चे हम बन जाते हैं। बच्चे बनते हैं आप। तो बच्चों के साथ तो बचपन की तरह ही बात करेंगे ना। जैसे कुछ मैंने इंस्टाग्राम पे भी कुछ वीडियोस डाली थी बेटे से बात करते हुए, या बच्चे क्या करते हैं, तो आनंद आता है उनसे बात स्कूल करने जाने का मौका मिलता है बेटे और बेटी के? स्कूल कभी कभी जो पेरेंट टीचर्स मीटिंग नोटर होती डेम में है, पढ़ते हैं बच्चे आपके ना? बेटी नोटरडेम में है, बेटा हाँ। डीएवी में है, तो उसमें तो जाते हैं आप? बीच बीच में जब समय मिला तो भीड़ लग जाती जाता हूँ। होगी, सर आए हैं, सर आए हैं, सेल्फी सर। नहीं, बीच में तो भागलपुर में ही थे, तो पटना में कहाँ जा पाते, लेकिन पटना में इधर लॉकडाउन लग गया, तो जो उससे पहले तक जाता रहा हूँ। अब आपका एक और पहलू, वो पहलू जिस पर बहुत चर्चा हो चुकी है, और जब आपने कहा कि पटना में कहाँ हम लंच करने जा सकते हैं, तो आपने बहुत सारे इंटरव्यूज में कहा है कि आप चाहते तो आप बाहर जा सकते थे और आप जा भी सकते थे, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। तो रुक कर बिहार को बनाने का सोचना, और इतने वर्षों बाद का मतलब इतना ड्यूटी करने के बाद एक अच्छे पद पे पहुंचने के बाद कितना बदल पाए हैं आप अपने हिस्से का बिहार? देखिए, मैं उस रूप में देखता हूँ कि जब भी आपको जो मिले, क्या आपने अपनी पूरी ऊर्जा उसमें दी, और जो भी आपकी सोच थी क्या उसको आप उसमें परिभाषित कर सके। तो मैं जहाँ भी रहा तो मैंने प्रयास पूरा किया, और निश्चित रूप से जैसे जिन जिलों में रहा, तो बगहा में रहा, रोहतास में रहा, जहाँ मुख्य रूप से एक ऐसी परंपरा चल रही थी जिसको हम कहते थे अपराध की परंपरा थी या उग्रवाद की परंपरा थी, जो बहुत समय से स्थापित थी, जिसको नष्ट होते कोई दिखता नहीं था कि नष्ट हो सकता है, परंतु हुआ इसीलिए हुआ क्योंकि लोग जुड़े, सोच नई थी, कुछ प्रयास नया था, और मन में जो भावना थी बहुत शुद्ध थी, और मन से जो बात निकली लोगों से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हुई। तो मुझे लगता है कि निश्चित ही जो भी आंशिक योगदान मेरा हो सकता था मैंने दिया, जिससे चीज़ें बदली, और बाकी यात्रा चल रही है, चलती रहेगी आने वाले समय में भी। प्रेरणा वही है, कुछ ना कुछ करते रहना है, जिससे कि उस विरासत से गौरवान्वित होते हुए भविष्य में अपने दस्तक हम दें। रोहतास पर विशेष बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बड़े बड़े मीडिया हाउसेज ये हेडलाइन लिखते हैं कि जहां तिरंगा नहीं फहराया गया वहां वैभव विकास जी ने तिरंगा फहरवा दिया, और वास्तविकता में एक बिहारी होने के नाते, हिंदुस्तानी भी बोल लीजिए, बहुत ही गर्व की बात है कि एक आईपीएस अफसर ऐसा कारनामा कर दिया। अगर मतलब सिर्फ दो लाइन में कुछ याद आ रहा है तो बताइए, उसका लम्हा जब मतलब फहर रहा होगा और आपके चलते फहर रहा हो, कितनी गर्व की बात होती है। मैं बहुत ही निश्चित ही गौरव की बात थी, क्योंकि उससे पहले जो मन में सबसे ज़्यादा कचोटती थी कि 26 जनवरी 15 अगस्त काले झंडे लहराते हैं। अरे भाई, भारत को स्वतंत्र हुए इतने वर्ष बीत गए, कैसे हो सकता है ये, क्यों किसी का ध्यान नहीं जाता। फिर ये प्रेरणा जगी कि चीज़ें बदलनी चाहिए, और बदलने के लिए जो भी प्रयास हो तभी स्थायी रूप लेगा जब लोग जुड़ेंगे। अब पुलिस जाके 2 दिन झंडा फहरा के आ जाएगी तो बात तो वहीं की वहीं रह जाएगी, लेकिन जब लोग जुड़ेंगे, लोगों के अंदर ये प्रेरणा जगेगी कि राष्ट्रीय ध्वज रोहतास दुर्ग पर लहरना चाहिए, फहराना चाहिए, तो अपने आप चीज़ें स्थायी रूप लेंगी। और बहुत प्रसन्न हूँ कि 2009 की 26 जनवरी के बाद से लोगों की भूमिका भी रही है, लोगों की सहभागिता भी रही है, और जो परंपरा बनी वो चलती रही है। जिद्दीपना कितना है आप में? मतलब पुलिस छोड़ कर कभी एनआईए में चले जाते हैं, फिर इधर चले जाते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं हम बदल देंगे, फिर आप कहते हैं कि नहीं हम यूपीएससी निकालेंगे, 7 महीने नौकरी करते हैं उस एनटीपीसी यूपी में, मतलब ये जिद्दीपना क्यों है? बचपन से है। जब इनफैक्ट मेरे माँ पिताजी से भी आप बात करेंगे तो बोलेंगे, जैसे छोटा था तो कभी माँ पिताजी दुकान ले जाया करते थे, मार्केट ले गए, अगर किसी खिलौने पर जिद बन गई कि खिलौना चाहिए तो फिर जल्दी मानता नहीं था, चाहिए। और वहाँ दुकान में बैठ के चाहे लेटना हो, गिड़गिड़ाना हो। और एक और मेरी जिद थी कि स्कूल जाने के समय बहुत कष्ट मेरे पिताजी को झेलना पड़ा, स्कूल में जाना नहीं चाहता था। तो अच्छे थे आप बहुत। तो शुरू में जब स्कूल होता ना, बच्चा स्कूल 3 साल के थे और नर्सरी में ले जाया गया, तो 3-4 दिनों तक काफी संघर्ष चला। अच्छा। स्कूल भेजते तो क्लास से भाग जाता है, स्टाफ रूम में जाके बैठता है, तो जिद थी कि बच्चों के साथ नहीं पढ़ेंगे, टीचर्स के साथ पढ़ेंगे। तो कुछ हरकतें उसमें बचपन की थी, लेकिन एक कहने का तात्पर्य यह है कि एक जिद थी। और बाद में जब पढ़ाई शुरू हुई तो क्लास में टॉपर हम ही होंगे, तो पहले बहुत चीज़ों पर ध्यान था, लेकिन जब ये जिद बनी कि टॉपर हम ही होंगे तो फिर मैंने तब एक कंपटीशन की भावना जगी। उस प्रतिस्पर्धा में जितने भी लोग थे, मैं देखता कि भाई इनकी शक्ति क्या है, मुझ में क्या कमी है, तो अपनी कमी पर काम करने लगा। वो भावना आगे जब रूप लेती गई तो फिर लगा आईटी में ही पढ़ेंगे, और आईटी पहले प्रयास में ही निकालेंगे, कोचिंग नहीं करेंगे। नहीं की कोचिंग। तो उसी तरह से लगे, जब बहुत लोगों को देखता था तो मुझे लगता था नहीं, मैं सिद्ध करूंगा बिना कोचिंग के भी आप कर सकते हो, जिद अपने ऊपर लेता था। आईआईटी जब पहुंचे तो बहुत लोग सिविल सर्विसेज में हिस्ट्री लेते हैं, साइकोलॉजी लेते हैं कि भाई आसान है, उसमें जिद बनी कि नहीं देंगे तो मैथ्स ही लेंगे और मैकेनिकल ही लेंगे, मेरे सब्जेक्ट चाहिए। युद्ध में जाएंगे तो अपने शस्त्रों के साथ लड़ेंगे। वही हुआ। थोड़ा उसमें समस्या हुई, मैथ्स में नंबर कम आए तो पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ,
क्योंकि मैथ्स में यूपीएससी की उस समय जो नीति चल रही थी उसमें नंबर बहुत अच्छे नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर भी जिद ऐसी थी कि नहीं करेंगे तो मैथ्स और मैकेनिकल लेके ही करेंगे। सफल हुए, अंततः आज वर्दी पहन के बैठे हैं और सेवा दे रहे हैं। 12वीं में फिजिक्स में एक मीटर में फेल भी हुए थे। हाँ, फेल भी हुए तो उस बुरा समय लगा भी बुरा तो क्या झटका लगा था। उससे पहले तो टॉपर थे, एकाएक फेल भी हुए है। और 1 साल बाद परीक्षा भी देनी थी। अच्छा। और परीक्षा देनी थी, बिना कोचिंग के आईआईटी में सक्सीड भी होना था और फिजिक्स में फेल। लेकिन जिद ऐसी थी कि भाई ठीक है, हो गया तो हो गया, लेकिन आने वाले समय तो मेरे हाथ में है, उसको पूरी तरह से प्रयोग करना है, पूरी मेहनत करनी है, सफलता से कोई रोक नहीं पाएगा। ये जब 12वीं के बारे में बताया था, बोले कि पहले मन इधर उधर होता था, तो कहाँ कहाँ मन गया आपका बीच में? नहीं, मन मतलब मन तो भटकता रहता है। समझ रहे हम क्या जानना चाहते हैं? अब जो भी है वैसा, लेकिन मन को बड़े उस तरह से जैसे वो धीर गंभीर हूँ तो मन को कैसे नियंत्रित करना है उसको उसी अंकुश के रूप में नियंत्रित करना जानता हूँ, तो करता रहा। जहां भी कुछ ऐसा कभी लगा कि मन भटक रहा है तो उसको फिर प्रयास भटका करके। मन बीच में? नहीं, मन तो वही चंचल है ना। कहाँ भटका था? नहीं, भटका भटकने बता की कभी आशंका हो कि भटक जाए तो उसको उससे पहले ही रोक लिया आपने जाए। रोक लिया था उसको। रोक लिया। पिताजी को अब गर्व होता है? आप सैल्यूट करते हैं या वो सैल्यूट करते हैं? नहीं, पिताजी को हम ही सैल्यूट करेंगे, पिताजी तो पिताजी हैं। एक गर्व होता है, अंदर से प्रसन्न रहते हैं। विशेष रूप से पूरे बिहार से लोग फोन करते हैं, बताते हैं, जो मिलते हैं तो अच्छा तो लगता ही होगा। किसी भी यूपीएससी वाले डिसीजन में थोड़ा बहुत मन नहीं मिला था शायद? शुरू में मतलब नहीं चाहते थे कि भाई आप सरकारी सिस्टम में बने, क्योंकि उनको काफी निराश हो चुके थे, उनको अच्छा नहीं लगता था सिस्टम से। अच्छा अच्छा। कि चीजें कुछ होंगी नहीं और तुम भी परेशान रहोगे। तुम्हारे पिताजी भी बड़े ईमानदार थे, तो देखो हम भी बड़े परेशान रहे, तुम भी जाओगे तो लोग तुमको बिल्कुल साइड में रखेंगे, कोई अच्छी जिम्मेदारी नहीं देंगे, कोई दायित्व नहीं देंगे, तुम बिल्कुल परेशान होते रहोगे। तो फिर मेरा उत्तर यही था कि मैं परेशानी लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सोचूं और हर व्यक्ति ऐसा सोचने लगे कि परेशानी लेने से मुझे व्यक्तिगत कष्ट होगा तो चीज़ें कहाँ बदलेंगी। अगर चीज़ें बदलनी है तो किसी न किसी को तो निर्णय लेना होगा, सामने खड़ा होना होगा, उलझना पड़ेगा। सिस्टम में अगर परिवर्तन करना है, सिस्टम में घुसना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे। अब कोसते रह जाएंगे तो क्या होगा? अब कहते रहिए अंधेरा है तो रहेगा अंधेरा, कहाँ बदलेगा? एक छोटी सी माचिस की तीली जलाइए, देखिए अंधेरा नष्ट होता है। सर मान लीजिए कि आज के दौर में किसी का अगर बैंक के पीओ का सरकारी नौकरी लग जाए तो वो छोड़ के कोई दूसरा काम नहीं करता है। बहुत उदाहरण है, महेंद्र सिंह धोनी ने भी नौकरी छोड़ा, तो आप आईआईटी मतलब एक चीज सेटल था, तो मतलब एक पल के लिए भी लगा कि अरे नहीं हुआ, तब ऐसा तो लगा होगा या कि लगा ही नहीं? निश्चित लगेगा, तो हर पल लगता था ना। उस समय घर वालों जब जैसे पहली बार जब मैंने परीक्षा दी उस समय इन्फोसिस में जॉब लगी हुई थी, तो नहीं ज्वाइन करने का निर्णय, उसके बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी थी जो जर्मनी में बेस्ड थी उसमें लगी, तो नहीं ज्वाइन करके आप बैठे हो और तैयारी कर रहे हो और पता तो है नहीं कि बिल्कुल सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो जब पहली बार नहीं हुआ उस समय और प्रेशर, पिताजी भी सोच रहे हैं कि भाई अब सामने तो लोग नहीं बोलेंगे लेकिन आपस में चर्चा करेंगे, देखो पता नहीं क्या हो गया, अच्छी अच्छी नौकरी लगी थी, अच्छा करियर था, छोड़ के कहाँ सिविल सर्विसेज के पीछे पड़ा है। तो अंदर अंदर तो आपको लगता ही है ना कि क्या हो रहा है, क्या मैं जो कर रहा हूँ ये सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। लेकिन तब लगता है कि जीवन में जो सपने देखे हैं और सपनों की पूर्ति का माध्यम यदि सिविल सर्विसेज के रूप में मैं देखता हूँ कि उस माध्यम से चीज़ें हो सकती हैं, चलो थोड़ा कष्ट हो रहा है, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन धैर्य रखना होगा। वो इतनी जो परिश्रम की है वो व्यर्थ नहीं हो, इसके लिए और थोड़ा प्रयास करना होगा। कानपुर वाला हिस्सा बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कह देते हैं कि हम आईआईटी निकाल लिए, इतना आसान तो होता नहीं है। चलिए आप निकाल भी लिए, अंदर का कुछ कहानी सुनाइए, और वो कहानी जो सुनकर लगे आज के युवाओं को कि वो एक तरह से प्रेरित भी हो और आपके उस दूसरे पार्ट को भी जान पाए कि वैभव जी ऐसा भी करते थे क्या। हम तो देखिए जैसे आपने बोला ना बहुत गंभीर हैं, तो मेरे साथ समस्या कभी कभी क्या हो जाती थी कि बहुत चीज़ों को बहुत ज़्यादा गंभीरता से ले लेता था, ओवरथिंक करते थे। तो जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे आपने पूछा ना, तो मैंने इलेक्शन लड़ा था, तो हॉस्टल का प्रेसिडेंट बन गया। प्रेसिडेंट तो बन गए, लेकिन एक बैलेंस होना चाहिए कि भाई पढ़ाई कितनी करनी है और सामाजिक काम कितना करना है। तो प्रेसिडेंट बन गए तो मन में ऐसा एक जुनून जागा कि भाई हॉस्टल को बिल्कुल सुधार ही दें, है ना, और बड़े क्रांति कर दें। और जैसे साइकिल कहीं गलत जगह लगती है तो बिल्कुल अनुशासन ऐसा हो कि साइकिल वहाँ लगी तो उस पर फाइन भी लगे, हवा निकाल दिया जाए, बहुत इत्यादि इत्यादि काम करते थे। तो बिल्कुल अगर नियम बना कि भाई किसी एक भाग में हॉस्टल में साइकिलें नहीं लगाएंगे और किसी ने लगा दिया तो दंडित किस प्रकार करना है, तो पूरा समय इसी पे लगता। सांस्कृतिक आयोजन करने होते उसमें लगता है। वो आईआईटी कानपुर में पढ़ते हो और पूरा ध्यान इस पर लगाओगे तो क्या होगा। तो आईआईटी कानपुर में सेकेंड ईयर में 2 सब्जेक्ट में फेल हुआ। अच्छा। उसी सेमेस्टर में। अब उसके बाद डिग्री आपको 4 साल में पूरी करनी हो, यूपीएससी भी देना हो, फिर लगा झटका, यार कर क्या रहे हैं। मतलब आए इतनी मेहनत करके आईआईटी, घर पहुंचे तो पिताजी देखे भाई गए थे इंजीनियर बनने, तो नेता बन रहा है और नेता भी ऐसा बन रहा है कि पढ़ाई गई,
तो बोले क्या करना चाहते हो? तो उनको लगा कि इतना मन भटक रहा है, शादी करवा दें क्या? अभी शादी की तो उम्र भी नहीं है। फिर लगा कि नहीं, ध्येय क्या है। उसके बाद से तब वो सेकेंड ईयर जब समाप्त हुआ तभी तो पढ़ाई में झटका लगा था, तो था डिग्री समय पर निकालनी है। तो सिस्टम वो था कि भाई समर में कोर्सेज आप कर सकते हैं, ओवरलोड ले सकते हैं। जिन कोर्सेज को आपने क्लियर नहीं किया तो वही मैंने किया। उसमें लेकिन मेहनत तो ज़्यादा करनी होगी, सेमेस्टर वही है, आपको 5 की जगह 6 कोर्स करने पड़ेंगे। तो परिश्रम आप सोच सकते हैं कितना करना होगा। उसके साथ में यूपीएससी की भी तैयारी थी कि यूपीएससी करना है, तो थर्ड ईयर से ही फिर मैंने प्रारंभ कर दिया। पूरा तो मतलब लगभग जो फर्स्ट सेकेंड ईयर था वो चला गया था लोगों से मिलने में, जुलने में, इलेक्शन लड़ने में, सामाजिक गतिविधियों में पार्टिसिपेट करने में। अगले 2 साल जो आईआईटी में बीते तो बिल्कुल पढ़ने में बीते। बिल्कुल लाइब्रेरी में ऐसा बसा कि लाइब्रेरी वासी हो गया। सुबह से उठता और किताब लेके पहुंच जाता छुट्टी के दिन, और रात में 12 बजे तक लाइब्रेरी में ही रहता था। तो लगभग ऐसी स्थिति रही। उसका नतीजा यही हुआ कि बहुत कम उम्र में फिर सिविल सर्विसेज में आ सके, और डिग्री भी बिल्कुल ससमय अच्छे मार्क्स के साथ आईआईटी से लेकर पास आउट हुए। रैगिंग कल्चर था वहाँ पे? रैगिंग कल्चर था उस समय, लेकिन वैसा आपका हुआ था? बाकी कॉलेजेस की तरह जैसे होता ना, जिसमें उस तरह का नहीं था, हार्ड नहीं था, फ्रेंडली था। फ्रेंडली रैगिंग तो आपके साथ क्या हुआ? बहुत सारी चीजें हुई थी। गए तो बता दीजिए, लोग बहुत इंटरेस्टेड है जानने में। मैंने बहुत सारी चीजें थी उसमें। जैसे अब एक बार याद है मुझे, जैसे ना वो नए थे, अब उसमें था कि सीनियर ने जो कहा, शर्मा रहे बताने में, मतलब मैं बता रहा हूँ, जो बड़ा अटपटा लगा था। तो एक महिला जा रही थी तो कहा गया कि जाकर उनको प्रपोज कर दीजिए। किया था आपने? प्रपोज कर दीजिए मतलब जाकर उनको कहिए कि भाई आप बहुत अच्छी हैं, या इस टाइप की बात है। तो करना तो आदमी इच्छा से नहीं चाहता था, बट किसी ने बिल्कुल ऐसा कहा तो दौड़ के जाना पड़ा। बोला दौड़ के जाओ और बोल के आओ कि आप बहुत अच्छी हैं। तो भी दौड़ के गए और बोले भाई आप, मैडम आप बहुत अच्छी हैं। बस इतना ही बोले थे? इतना ही बोले। मैडम रोक लिया, भाई आप कौन बोला? अच्छा। फिर बताया मैंने कि वो जो सीनियर है वो बोल रहा है। तो सीनियर भगे वहां से। तो कुछ नहीं, फिर समझ गए कि भाई नया लड़का है और ऐसा है, तो इनको तंग किया जा रहा है। तो मैंने बताया मैडम मुझसे कहा गया, मैं आपको बोल रहा हूँ। फिर तो सब इस तरह के हर मतलब हंसी मजाक की टाइप की चीजें चलती रहती थी। कोई बैचमेट्स जो भी मतलब कांटेक्ट में हो और विदेश में नौकरी कर रहे हो और अब कहते हो कि वैभव आपका डिसीजन तो इतना शानदार था कि हम क्या कहें? नहीं, निश्चित रूप से अब जिनसे बात होती है तो दे ऑल्सो फील प्राउड। और स्पेशली तब इस आईआईटी कानपुर ने मुझे सत्येंद्र के दुबे मेमोरियल अवार्ड के लिए जब चुना था, तो सारे बैच में एक खुशी की लहर दौड़ गई थी कि हमारे बैच से भी कोई एक अवार्ड के लिए चुना गया। तो अपने बैच में उससे पहले किसी को अवार्ड मिला नहीं था, कोई भी अवार्ड, एलुमनाई अवार्ड। तो बड़ा एक गर्व का पल था, और लोगों ने उसके बाद लगा कि हाँ सही में जो बोलता था तो मतलब कुछ कर रहा है। तो ऐसा अब मानिए कि अब अवार्ड मिल गया, ये कर लिए, तो जब अनंत सिंह के पास गए थे तो क्या अंदर का कुछ फीलिंग आ रहा था कि सीधा गए बोले कि? किसी व्यक्ति विशेष का मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, ना लूंगा। सीधी बात यह है कि जो सही है वो करना है, और जो करना है उसमें जो भी होगा तो करेंगे ही। तो उसके लिए जो आवश्यकता होगी करेंगे। ड्यूटी सर्वप्रथम है हमेशा, तो इसमें संदेह कहाँ है? इसीलिए किसी राजनेता से नहीं डरते हैं? वो क्यों डरेंगे? जमानत के खिलाफ सनहा डाल देते हैं, केस कर देते हैं, बोल देते हैं कि मत बोलिए हमको। तो ऐसा है कि जब सही करने का संकल्प आपके मन में होगा तो शक्ति तो अपने आप आएगी। डिगना कहाँ, झुकना कहाँ? जब गलत करोगे तो आपको मन में संदेह होगा ना कि मैं गलत कर रहा हूँ। जब सही कर रहे हैं तो फिर संदेह कैसा? जो दबाव तो तब आएंगे ना जब आप लेने को तैयार हो गए। अब तक का सबसे हार्ड केस कौन सा रहा, या फिर सीखने वाला कह लीजिए? केसेस उस तरह से आप सोचते हैं, मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी रोहतास की पहाड़ियों पर चुनाव कराना। जो एक पुलिस ऑफिसर के रूप में मैं देखता हूँ, उस समय जो परिस्थिति थी, और उस समय जब हम लोगों ने पहली बार प्रयास किया तो बीएसएफ की कंपनी तक पर अटैक हो गया था। बीएसएफ की कंपनी पर कभी अटैक उससे पहले भारत के इतिहास में नहीं हुआ था, परंतु उग्रवादी क्षेत्र में कंपनी के ऊपर अटैक होना अपने आप एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और उसके बाद हम लोगों ने पूरी योजना के साथ उन्हीं 6 बूथों पर 3 भवनों में चुनाव कराए, और 3 भवनों में चुनाव कराने के लिए लगभग 16 कंपनी फोर्स लगी। उसको 3 भवन में कराने के लिए, पहाड़ ऐसा था, पहाड़ी क्षेत्र ऐसा था, एक एक बिल्डिंग की दूरी दूसरे से 10-12 किलोमीटर थी, और पूरा जंगली क्षेत्र था। परंतु उस क्षेत्र में वर्षों से चुनाव नहीं हुए थे, और प्रजातंत्र की जो जड़ें थी बड़ी कमजोर हो चुकी थी। उग्रवादियों ने उसको लिबरेटेड जोन बना रखा था। तो वैसे क्षेत्र में चुनाव हो, लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें, निर्भीक होकर करें, ये सुनिश्चित हमें करना था। और साथ में करना था जिसमें हमारी फोर्स का नुकसान नहीं हो, पोलिंग पार्टीज हमारी समय पर जाएं, समय पर आ जाएं। तो ये हम लोगों ने एक अभियान की तरफ बनाया इसको। रात में ही सारी पार्टीज हमने चढ़ा दी, जगह हम लोगों ने फोर्सेज से कैप्चर कर लिया, और रात भर फोर्सेज बहाने अगले सुबह चुनाव करा करके शाम तक सारी फोर्सेज विड्रॉ कर गए। और चुनाव में आधे से ज़्यादा लोगों ने 50% से अधिक मतदान हुआ, जो हमारे लिए बहुत ही गौरव का पल था। और उसका कारण इन्हीं चीज़ों से ऐसा हुआ कि आज उग्रवाद की समस्या वहाँ समाप्त है।
ऐसा क्या करते हैं आप कि आप जहाँ से लौटते हैं भागलपुर से, बगहा से, वहाँ जब लौटते हैं तो गाड़ी पर फूल रहता है, फ़ोटोज़ आते हैं कि मत जाइए, आपको हम मिस करेंगे। ऐसा क्या कोई जादू-वादू है, क्या कर देते मैंने हैं? कुछ नहीं, लोगों से स्नेहवत मिलन का क्रम चलता रहता है, और जो भी आते हैं कभी उस भावना से मैं नहीं देखता कि मैं किसी, प्रयास यही रहता है कि जो भी मैं कर सकता हूँ आंशिक ही सही, तो इस व्यक्ति के लिए कुछ कर दूँ। तो जीवन में और क्या कर सकते हैं? अगर थोड़ी सी प्रसन्नता आपने किसी को दे दी तो आप, तो वे टू बी हैप्पी इज टू मेक समवन हैप्पी। जो भी आपसे मिला उसको अगर थोड़ी सी उस दुख की घड़ी में आपने थोड़ी सी उसकी कुछ मदद कर दी, तो प्रयास यही रहता है। और जब चीज़ें आपके मन में निस्वार्थ भाव हो, लोगों की मदद करने का भाव लेकर आप बैठे हो, तो कहीं ना कहीं चीज़ें जुड़ेंगी ना। बिल्कुल। और जब आप खुल कर मिलते हो, अब दिन भर 300 लोग आपसे मिल रहे हो, और हर 300 व्यक्ति में जो भी मिला आप बिल्कुल अच्छे से सुनते हो, प्रयास करते हो इस व्यक्ति के जीवन में मैं कुछ कर सकूं ताकि इसकी पीड़ा थोड़ी कम हो जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। जब विदा होता हूँ तो लोगों की भावनाओं के रूप में उस प्रकार की विदाई होती है। एक और हिस्सा है आपकी ज़िंदगी का, साइलेंट पेजेस। और आपने फेसबुक के अबाउट में लिखा है कि आई लव, मतलब रीडिंग हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बिहार, जो भी कहिए। तो इतना, और पढ़ाती भी आप बहुत है। मेरे एक साथी जनता जंक्शन में भागलपुर के हैं, तो कहते थे कि आप जब मन करता तो पढ़ाने लगते थे, कहीं चले जाते थे पढ़ाने के लिए, किसी में कहीं कोचिंग या किसी स्कूल का नाम वो ले रहे थे। तो इतना लगाव कैसे हो गया पढ़ाई से और हिस्ट्री से पुलिस में आने के बाद? नहीं, जिन चीज़ों ने प्रेरित किया मुझे आज यहाँ, नहीं तो मैं भी कहीं विदेश में रहता, नौकरी करता, तो प्रेरणा जो जगी वो इतिहास से ही जगी कि बिहार का इतिहास ऐसा था, कुछ करना चाहिए ताकि फ्यूचर अच्छा हो। तो मुझे लगा कि जो प्रेरणा है वो आई वैसे स्थलों पर जाने से, वो अच्छा लगता है। कहीं भी जाता हूँ तो लगता है कुछ कुछ छुपा हुआ है। मिस्ट्रीज अट्रैक्ट मी। जैसे सरस्वती नदी विलुप्त हो गई, तो जो स्थलों पर जाता हूँ उनके अवशेष देखता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है कि पूर्वज कैसे रहते थे, नदी कैसे विलुप्त हो गई, अच्छा। कैसा भूकंप आया होगा कि नदी का कोर्स बदल गया। तो उन हम्म, सारे स्थानों पर जाकर एक अजीब सी प्रेरणा भी जगती है, कुछ संदेश मिलते हैं, कुछ जिसको मैं कहता हूँ मूक संदेश निकलते हैं जो लगते हैं इंस्पायर करते हैं। तो फिर लगता है कि जो इंस्पिरेशन है केवल मुझ तक ना रहे, हो सकता है जब मैं साझा करूंगा लोगों के साथ तो और लोग भी शायद कुछ तो ऐसे होंगे जो मेरी तरह होंगे जो इंस्पायर हो सकते हैं। और इंस्पायर जब होंगे तो सर्वस्व समाज को देते हुए कुछ ना कुछ योगदान करेंगे। और स्वामी विवेकानंद भी कहते थे ना, 10 लोग भी ऐसे मिले तो देश का भविष्य बदल जाएगा। अगर ऐसे मिले जो पूरे कमिटमेंट के साथ अपने इतिहास को, अपनी संस्कृति को जानते हुए तैयार हो सब कुछ देने के लिए देश को, ताकि देश सकारात्मक भावों के साथ आगे बढ़े, तो ऐसे 10 लोग भी संगठन ऐसा खड़ा कर देंगे, सोच ऐसी बदल देंगे कि देश बदल जाएगा। अब आखिरी 5 मिनट और आप भी तैयार हो जाइए सर। सोशल मीडिया का कीड़ा खुद ही लग गया या कोई लगाया? सोशल मीडिया तो एक माध्यम है, तो उसमें अब ये प्रश्न जो आपने पूछा इसका आंसर मैं दूं इस तरह से, तो फेसबुक और ऑर्कुट पे बहुत पहले आए थे, फेसबुक पे भी आए। बाद में मैंने देखा कि भाई किसी को, जैसे कभी कभी होता है ना, आप कुछ भावना बोलना चाहते हो तो बहुत लोग क्या करते हैं, पुलिस में वो मीडिया मैनेज कर लेते हैं, मीडिया वालों से अच्छे संबंध बनाओ, आप कहो कि भैया चला दो। मैंने देखा ये काम तो अपने से होगा नहीं, क्या किया जाए। तो 2016 में AIG ट्रेनिंग था उस समय, फिर बैठे बैठे लगा यार चलो बातें तो है, किसी और को मैं कहूँ कि भाई तुम मेरे बारे में न्यूज़ चलाओ, उससे चाहे खुद ही ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर देते हैं। जो भाव आ रहे हैं मन में, ब्लॉगिंग तो मैं ब्लॉगिंग तो मैं कर रहा था 2013 से, तो ब्लॉग्स तो मैं लिख ही रहा था, बट ब्लॉग्स को मैं देखता कि बहुत कम ही लोग पढ़ते हैं। जैसे 2013 से लेकर के 16 तक उस ब्लॉग को करीब कितने 1 लाख लोगों ने पढ़ा था। तो मुझे स्प्रेड और होनी चाहिए, रीच और होनी चाहिए। अब मैं किसी को कहूँगा तो पेपर में, अखबार में आर्टिकल छाप देगा कि भाई ये ब्लॉग इसको पढ़ना चाहिए, कितने लोग फिर उस अखबार के आर्टिकल को पढ़ेंगे। बिल्कुल। तो सोशल मीडिया पर जब मैंने प्रयास करना शुरू किया तो मैंने देखा कि जो चीज़ें मैं डाल रहा हूँ और जो हिंदी का प्रयोग मैंने शुरू किया तो उसकी रीच भयानक हो गई। तो शुरू में जो पोस्ट थे उसकी रीच होती थी 50,000 60,000 लोगों तक, कुछ दिनों के बाद वो रीच होने लगी 4 लाख 5 लाख लोगों तक। आज जो रीच है कभी कभी जो है वो 20 लाख 25 लाख इतने लोगों तक पहुंच जाती है। कारण है कि भाषा बड़ी कनेक्ट करती है, और फिर जो भाव हैं मन से निकलते हैं, शुद्ध भाव निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें छूती हैं, जिसको हम कहते हैं हृदय स्पर्शी बातें। बिल्कुल बिल्कुल। तो हृदय से निकली हुई बात होगी, हृदय स्पर्शी होती है। तो उसका एक एज अ मीडियम टू कनेक्ट विद पीपल एंड एज अ मीडियम टू शेयर दैट इंस्पिरेशन, जिसने मुझे इंस्पायर किया और लोगों को इंस्पायर करे समाज के लिए कुछ करने के लिए, उसके रूप में सोशल मीडिया को मैंने बहुत अच्छा पाया। और मतलब आपके फोटोज को 50,000 लोग एक बार में लाइक भी कर रहे हैं, वीडियोज तरातर शेयर हो रहे हैं, और सबसे ज्यादा मैंने देखा कि युवा लिख रहे हैं कि इनके तरह बनना चाहते हैं हमारे ये सर, मतलब गजब का छाए हुए हैं। ऐसा अभी हंसे आप। आई लाइक टू कनेक्ट विद पीपल, है ना, अच्छा लगता है। और भाई जो प्रेरणा आप इतनी लेकर बैठे हो तो अपने तक ही नष्ट हो जाए तो अच्छी बात नहीं है ना। कुछ आपको लोगों को और भी प्रेरित करना चाहिए। बहुत सारी कहानियां हैं जो प्रेरित कर सकती हैं।
जब संघर्ष मैंने किया और सफल हुए वैसी परिस्थितियों में, तो यदि दूसरा व्यक्ति उस परिस्थिति में आज जूझ रहा हो, परीक्षा की तैयारी कर रहा हो सकता है वो छोटा सा एक संदेश बिल्कुल उसके जीवन को बदल दे। करना चाहिए। और मैं तो मानता हूँ कि जब भी आप सफल होते हैं, जिसको हम कहते हैं सफल हुए, तो सफलता के सूत्र आप अवश्य साझा करें। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो परिस्थिति में कुछ करना शुरू करते हैं, लेकिन जब उनको समय पर मार्गदर्शन नहीं मिलता तो द्वंद्वों में उलझ कर छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है, डिगना नहीं है, चलते रहे, सफलता जरूर मिलेगी। कोई भी आदमी मतलब जैसे पुलिस वालों का काम मेरे हिसाब से बहुत मतलब खतरनाक भी होता है, माइंड कंज्यूमिंग होता है। तो जो यहाँ कर रहे होते हैं, जिस फाइल पर साइन करते हैं, तो घर जाते हैं तो छोड़ के तो नहीं जा पाते होंगे उस विचार को? मैं छोड़ देता हूँ। मतलब मैं बड़ा उस तरह से हो गया हूँ ना, जैसे अब भागलपुर में भी लोगों से मिलता था, तो बहुत लोगों से मिलता था, हर व्यक्ति की अलग अलग समस्या। शाम में जब बैठूंगा तो 1 घंटे तक बिल्कुल शांत होकर सो जाता था, या उस तरह से, ताकि विचार बिल्कुल दिमाग से निकल जाए। तो जब जो करता हूँ उसमें पूरी ऊर्जा मिलनी चाहिए। तो यदि मैं पढ़ रहा हूँ, कोई किताब पढ़ता हूँ, उस समय फिर कंसंट्रेशन उतना ही होना चाहिए जो उसमें रहे, फिर इधर उधर की बातें नहीं है। ये चीज़ें मैंने पढ़ाई के क्रम में ही सीखी, परिश्रम करते हुए सीखा। और जितना भी आप करते हो उससे अटैचमेंट उतना ही हो जितना होना चाहिए। तो जो भी करो उस भाव से करो कि मुझे करना है, ये मेरे करना, उसमें पूरी ऊर्जा दो। लेकिन जब दूसरा काम कर रहे हो तो वो बातें आपको कैरी ओवर नहीं करनी। जैसे अब पोस्टिंग हुई, पोस्टिंग से पूरा प्रेम होना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि मेरी ये पोस्टिंग है, सारे दायित्वों को मैं करूँ। और जैसे ही ट्रांसफर हुआ तो बिल्कुल आप बदल जाइए। अब जब तक थे तो जो आपने किया, अच्छा किया, सब पूर्ण रूप से दीजिए। और जब अगला दायित्व मिला तो आप उसके ऊपर उसमें निर्वहन करने में लगे। अब ये मत सोचिए कि भाई पोस्टिंग थी क्यों हटे, अगर रहते तो कुछ और दिन रहना चाहिए था। देयर शुड बी नो रिग्रेट्स। लाइफ इज अ जर्नी विच इज फुल ऑफ चेंज एंड वन हैज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर चेंज। और चेंजेस होंगे तो कई बार जो नया चेंज आता है, आपको लगता है कि अचानक ये क्या हुआ, अच्छा नहीं हुआ। बाद में आप रीड करोगे तो देयर इज अ स्कीम ऑफ द ऑलमाइटी, जिसमें जो हुआ था एक्चुअली अच्छा हुआ था। उस समय आपको लगा कि भाई ये क्यों हुआ। और कई लोग चेंज में टूट जाते हैं, भाई ये नहीं होना चाहिए था, बॉस ने ऐसा कह दिया, क्यों कह दिया। अरे भाई कुछ नहीं है, ऑल दीज थिंग्स आर टेम्पररी, चीज़ें बदल जाएंगी। पॉजिटिवली आप चलोगे, पॉजिटिविटी के साथ चलोगे, तो अगर आपका ट्रांसफ़र भी हुआ, किसी से आपकी कोई कुछ ऐसा मतभिन्नता भी हुई, तो वो भी टेम्पररी है। क्योंकि अगर आपके मन में कोई स्वार्थ नहीं होगा, आप समाज के हित में कार्य करना चाहते हो, तो अगला व्यक्ति भी कुछ समय के बाद समझ जाएगा कि भाई जिस व्यक्ति से पाला पड़ा था कौन था, उसके मन में विचार कैसे थे। देयर इज नथिंग पर्सनल अगेंस्ट एनीवन, है नहीं किसी से दोस्ती नहीं किसी से बैर। तो वही बात, मत भिन्नता और ट्रांसफर पर 3-4 बार फोकस किया आप। नहीं तो भाई नहीं, मतलब यह है कि भाई आप कहना, मैं ये चाह रहा हूँ कि जो भी आप करते हो पूरी ऊर्जा लगा दो। परंतु परिवर्तन तो संसार का नियम है, उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए। और जब होगा तो उसको स्वीकार्यता के साथ आगे निर्बाध गति से आपको आगे बढ़ते जाना है। आखिरी सवाल, ऐसा कौन सा काम है जो अभी वैभव विकास करना चाहते हैं, लेकिन जिस पद पर हैं, जो ओहदा है उनका, वो नहीं कर पाते हैं? मतलब हम एक घाटा और एक फायदा पूछना चाहते हैं आप जो काम कर रहे हैं उसका। ये मत कहिए घाटा नहीं है। मैं तो बड़ा भ्रमणशील आदमी हूँ। मुझे घूमना बड़ा अच्छा लगता है, घूमना, लोगों से मिलना। जैसे पुलिस का जो ड्यूटीज हैं, तो उसमें पुलिस में लोगों से इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है। अभी हूँ विशेष सचिव गृह विभाग में, यहाँ मुख्य रूप से जो कार्य है वो सचिवालय का कार्य है। बहुत नई चीजें मैं सीख रहा हूँ, और लेकिन जो मैक्सिमम टाइम वो तो ऑफिस में बैठना होता है, चैम्बर में बैठना है, लोग आते हैं यहीं मिलते हैं, कहीं बाहर भ्रमण कम होता है। तो आजकल अब जो मैं कर रहा हूँ, जो अवकाश के दिन है, सैटरडे है, संडे है, वो पूरा भ्रमण में चला जा रहा है। तो जो सप्ताह भर की जो कमी है वो सैटरडे संडे को पूरी हो जा रही है। चलिए, ये वैभव विकास थे, वो शख्सियत जिनके बारे में युवा जानना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं। और एक अंतिम रिक्वेस्ट है सर, बाबा रामदेव जी करवाते हैं वो हंसने का आसन, अगर आप कर देंगे ना हम संतुष्ट होकर चल जाएंगे। सर कैसे करते हैं अंकित जी बताइए तो? मतलब ऐसे करके और हंसना है सर, अगर आप कर देंगे ना उसको योग के मैदान में रहने दीजिए, कार्यालय में जब योग करेंगे हम लोग बैठ के। लास्ट आप खुल के कब हंसे थे सर? हंसते हैं योग के मैदान में, चलिए हम भी हंसेंगे, आप भी हंसिएगा। आप हंसेंगे पक्का? पक्का। अगले इंटरव्यू में अगर मिलते हैं हम लोग, आप कुछ बड़ा मैदान में तो मैदान में मिलेंगे, योग करेंगे, हंसेंगे, और सारे केवल हंसने वाला आसन ही नहीं, सारे आसन करेंगे। पक्का। चलिए अब खत्म करते हैं। ये वैभव विकास थे, ये हमारा अनकही और बदकही का पहला एपिसोड था। इतना समय देने के लिए इनका बहुत शुक्रिया रहेगा। और शुरुआत इनसे हमने क्यों की, इसका जवाब दे देते हैं। हम चाहते थे कि किसी ऐसी शख्सियत से शुरुआत करें जो अपने निजी जीवन में हो सकता है कि बहुत सारी परेशानियों में हो अपने काम को लेकर, लेकिन जब वो टाई, जूता और ब्लेजर पहनकर ऑफिस में घुसते हैं तो उनके मन में सिर्फ बिहार और ये देश चल रहा होता है। तमाम हंसी और मजाक और ठिठोली के बावजूद ये कहना बहुत जरूरी है कि जो काम ये कर रहे हैं वो काम सबके वश की बात नहीं है।
नौकरी छोड़ देना आईआईटी से पढ़ने के बाद, ये चुनना कि हम बिहार के लिए कुछ करेंगे, आईपीएस बनकर करेंगे, ये अपने आप में बड़ी बात है। बाकी अब खत्म कर रहे हैं। मेरा नाम प्रशांत राय है और कैमरे के पीछे शांभवी भी खड़ी हैं, अंकित भी खड़े हैं, और विशेष शुक्रिया रहेगा अमन शर्मा का, क्योंकि उन्होंने भी हमें कुछ रात में इनपुट दिया था। और ये शो प्रोड्यूस किया है शांभवी शर्मा ने। अंकित शर्मा का जो योगदान है वो भी बेहतरीन रहा है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।